अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैरा वसीम है और प्राइम की तरफ से आज का जो प्रोग्राम है मैं आप लोगों को दोबारा से वेलकम करती हूँ मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुमैरा। आज का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादातर हम बात करेंगे IPPs के हवाले से। कल नेपरा की नोटिफिकेशन जो जारी हुई है जिसमें इजाफे लाए गए हैं बिल में, उनके हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से, जो कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल नया जो बनने जा रहा है उसके हवाले से। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगी जो नया मॉडल जो ट्रांजिशन किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पेमेंट से लेके अब टेक एंड पे वाला जो मॉडल जो इख्तियार किया जा रहा है लाने को, उस पर कुछ 24 शराइत भी डाली हैं, कुछ जो है वो लग रहा है कि IPPs के लिए अच्छी समझी जा रही हैं, कुछ जो हैं वो गवर्नमेंट के हवाले से। मुझे बताएं कि इसमें कंज्यूमर्स क्या देखते हैं इन 24 शराइतों में, उनके लिए क्या जो है फ़ायदेमंद है इनमें। देखिए, इस वक्त जो IPPs के हवाले से जो नेशनल डिबेट चल रही है, पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, लीगल डिबेट चल रही है, इकोनॉमिक डिबेट चल रही है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इसके फ्यूचर के लिए इम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप पाकिस्तान के 2-3 बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का एक लिस्ट बनाना चाहें इस वक्त, उसमें डेफिनेटली पावर सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे और उसके अंदर फिर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसका कि सेंट्रल दारोमदार IPPs के साथ हमारे रिलेशनशिप के ऊपर है, वो उस हवाले से इसकी अहमियत काफ़ी है। और ये अमर मैं समझता हूँ खुश आइंद है कि इसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी डिस्कशन भी जारी हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल्स अखबारों के मुताबिक फ्लोट हो रही हैं इंटरनली। और आई होप दैट इसमें हम एक ऐसे नतीजे पहुँचे जो विन विन सिनेरियो, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं या वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं या कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, उनको नंबर एक अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर बिजली चाहिए और रिलायबल बिजली होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो ज़ाहिर है हम अपना कोई भी काम इस वक्त नहीं कर सकते हैं। अब जो अभी तक जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक जो 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। एक तो ये था कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट का एक लाजमी हिस्सा था जो कि टेक और पे, यानी उसके अंदर ये कि अगर गवर्नमेंट किसी वजह से वो जो बिजली बना रहे हैं, हमारे जो निजी प्रोड्यूसर्स हैं, वो नहीं ले सकती है, तो तब भी उनको कोई ना कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई है उनके एसेट्स के अंदर। ये बाय द वे दुनिया भर में ऐसे ही हुआ है, इसके अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्शन नहीं है। हमने इन चीज़ों को, जो कॉन्ट्रैक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पोलिटिसाइज बना दिया है। ये एक बदकिस्मती है हमारी। हमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और मार्केट्स के नॉर्म्स के मुताबिक देखने की ज़रूरत है। फिर इन्हें ट्रांजिशन क्यों किया जा रहा है सर? अगर मतलब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, ये बाकी मुल्कों में भी इसी तरीके से रखे जाते हैं, तो फिर क्यों ट्रांजिशन किया जा रहा है? उसकी देखें बड़ी वजह ये है कि अब ओवर द टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम बिजली ज़्यादा बनाएंगे, हमारे सिस्टम में बिजली ज़्यादा आएगी, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा और जनरेशन में इजाफा होगा, और साथ साथ भी जो बिजली की जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो कम होगी। जो इस वक्त जो बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला हुआ है कि वो एवरेज कॉस्ट कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। ओवर लास्ट फ्यू डेकेड्स उसमें सिग्निफिकेंटली इजाफा हो चुका हुआ है, और इस वक्त अगर आप सारे टैक्सेस को और सारे चार्जेस को शामिल कर लें तो 60-70 रुपये पर यूनिट पर बिजली चली गई है। तो जबकि दुनिया के जो इवन अब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया है, वहाँ पर भी यही IPP का मॉडल है, लेकिन वहाँ पर बिजली का बिल कोई आपके लिए कोई टेंशन का बायस नहीं है। एवरेज हाउस होल्ड के लिए, कमर्शियल कंज्यूमर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, तो कॉस्ट्स हैव बिकम अनअफोर्डेबल। कॉस्ट बढ़ी है। दो तीन इसकी बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो पैरामीटर्स थे, ये assumptions थी, वो पूरी नहीं हुई। 2015-16 में हमने सोचा था कि हमारी इकॉनमी 5-6% के हिसाब से ग्रो करेगी, जबकि 2018-19 के बाद वो फ्लैट होकर फिर नेगेटिव टेरिटरी में आ गई। जब ग्रोथ नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं होंगी, तो आपकी जो बिजली बनाने वाले जो भी कारखाने हैं वो फारिग पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारा जितनी हमारी बिजली कैपेसिटी में मौजूद है उससे हम आधे की हमें ज़रूरत है। जब इतना ज़्यादा गैप आ जाए डिमांड में और एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर, तो ज़ाहिर है फिर उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सिस्टम के उससे में आएगी। ये दूसरा हमारा ये मसला हुआ कि हमारी जो फ्यूल का मिक्स था
जो कि हम डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट डॉलर की, हमारा जो डॉलर के मुकाबले में रुपया डिप्रिशिएट हुआ, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। फिर हमारी जो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर 15 से 20% लॉसेस हैं। फिर आप देखेंगे हमारा जो सर्कुलर डेट है उसका कोई 40 to 50% तो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं जिन्होंने पैसे देने हैं गवर्नमेंट के ही, यानी वो डिस्कोस को। ये सारे फैक्टर्स एब्सेंट है बड़ी एक डेवलपिंग मार्केट के अंदर, ये डेवलप्ड मार्केट के अंदर। तो वाइल द कॉन्ट्रैक्चुअल सिनेरियो इज सिमिलर इन पाकिस्तान, लेकिन जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप हुई हैं, गवर्नेंस की कंडीशंस डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा क्राइसिस बना है। अदरवाइज तो ये क्राइसिस हर जगह नहीं है सर। सही, तो मतलब आप कह रहे हैं मिसहैंडलिंग हुई है, फिर मिसमैनेजमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल। मिसहैंडलिंग, मिसमैनेजमेंट हुई है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे जो पूरे नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फिर हम अभी तक इसमें फंस गए हैं। तो सर ये जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, फिर डिस्कोर्स की आप फिर इसे किस तरीके से देखते हैं? 3 डिस्कोर्स की अभी बोली जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन होगी, आईएसको की, फेस्को की और जेफको की। जी जी। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस हैज़ बीन ऑन कार्ड्स फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। जब हमने वापडा को अनबंडल किया था बैक इन 1997-98, उसके बाद से प्लान यही था कि हम पावर सेक्टर को डीरेगुलेट कर देंगे। पहले हमने पावर सेक्टर की प्रोडक्शन के अंदर, जनरेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर आया, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में हम ज़्यादा बेहतर कंपटीशन को ला सकेंगे। लेकिन वाइल आई वेलकम द प्राइवेटाइजेशन मूवमेंट, आई थिंक इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको केयरफुली देखें। जब तक कि हम अपनी रेगुलेटरी सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारी जो प्राइवेटाइजेशन है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना साबित हो। तो हमें प्राइवेटाइजेशन को वेलकम करना है, लेकिन साथ साथ हमें इसका जो डीरेगुलेशन सिस्टम है उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक मार्केट बेस्ड कंपटीशन इसके अंदर आ सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं उनको केयरफुली देखें। फिर ये देखें कि जहाँ हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा प्राइवेटाइजेशन तो वो हो रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो अब क्या हमने उनको कोई इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त जिस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करती है, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट सोल बायर है, मोनोप्सनी है इकनॉमिक्स की टर्म के अंदर, तो इसको ख़त्म करें। और अगर कोई बल्क बायर इस सिस्टम से बिजली ख़रीदना चाहते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, उसमें रियल एस्टेट जो सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, तो वो उनको ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि बाइंग एंड सेलिंग को हम ज़्यादा ओपन कर सकें। थियोरेटिकली हमारे यहाँ मॉडल एग्जिस्ट करता है व्हीलिंग चार्जेस के ज़रिए, लेकिन हमने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड, बट प्राइवेटाइजेशन की जो कंडीशन है वो मार्केट बेस्ड रेगुलेशन का एक निज़ाम है जिसको कि इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। लिबर्टी पावर जो है वो कह रही हैं, वो भी पहली आईपीपी थी पाकिस्तान में, और वो कह रही हैं कि हम यूएसडी के बजाय अब पीकेआर में जो है वो पेमेंट्स लेना अब हम कहते हैं कि हम कर लेंगे। और वो ये तजवीज़ भी दे रहे हैं बाकी आईपीपीज़ को कि वो भी ये ही करें, ताकि अवाम को जो है वो सस्ती जो बिजली है वो मिल जाए। आपको ये क्या लगता है, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है कि यूएसडी से पीकेआर करें? बहुत सारे आईपीपीज़ हैं इस तरीके से पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऊपर से जो 1994 में एग्रीमेंट था वो यही था कि यूएसडी में की जाएंगी पेमेंट्स, इंडेक्स की थी, जो अभी भी कंडीशंस डाली हैं जॉब्स कंडीशंस, उसमें अभी भी उन्होंने 168 पे रखा है, लेकिन अब क्योंकि पीकेआर में पेमेंट्स अब दी जाएंगी तो उससे आईपीपीज़ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी पे, उनकी क्वालिटी पे। मैं इस पे आपको व्यू देता हूँ। उसमें देखें, एक तो ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को देखें पाकिस्तान में और देखें कि रेट ऑफ रिटर्न्स किस तरह के हैं अवेलेबल, वो यकीनन हाई है हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी के, हाई रिस्क हाई रिटर्न इकोनॉमी है।
लेकिन इसमें जो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स हमेशा से रहा है वो हमारा एक्सचेंज रेट रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर आता है और वो लेट से $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है और कल को उसको 1 मिलियन से ऊपर लेट से $1 लाख और अर्न करने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने के अलावा, तो वो यकीनन उसकी एजम्पशन ये होंगी कि रुपए तो डॉलर के अंदर एक स्टेबिलिटी रहे, उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसिशन ना हो। ये ना हो कि उसको जो उसी डॉलर को अर्न करने के लिए 200 रुपये का रेवेन्यू चाहिए हो, अगर उसको पहले 100 रुपये का रेवेन्यू चाहिए था। तो जिस तरह हमारा डॉलर बहुत डिप्रिशिएट हुआ पिछले कुछ सालों के अंदर, और जब ये मुआहदे लिखे गए उस वक्त 150 रुपये का था और अब 300 रुपये के करीब है। तो ये कि अगर डॉलर इंडेक्स मुआहदे होंगे जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को तो ऑनर करना है जब तक इनको रीनेगोशिएट ना कर लिया जाए, तो प्रॉब्लम तो बनेगी। तो इसलिए आज से हमें एक थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी फ्रॉम ए कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फॉरेक्स जाता है तो यकीनन ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा एक इसमें रिलीफ का बायस होगा अगर ये शर्त एक्सेप्टेबल हुई। ये 2021 में भी बाय द वे ये नेगोशिएशंस हुई थी IPPs के साथ, और उस वक्त भी तकरीबन 165 या 170 रुपीज़ के करीब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन फिर 2024 में दोबारा ये रिवीजन हुआ और वो करंट एक्सचेंज रेट के ऊपर आ गया। तो बीच में मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं चली? बीच में ये प्रोग्रेस चल रही थी लेकिन फिर ये इसी साल में दोबारा हम करंट एक्सचेंज के ऊपर चले गए थे। सही। तो इस लिहाज से हम वापस 2021 की उसमें जा रहे हैं, विच इज़ ओके, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो कॉन्ट्रैक्चुअली हमें इन चीज़ों को ये देखना चाहिए कि विद इन द बाउंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स के अगर हम म्यूचुअल दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं इस चीज़ से, तो इससे हमें फ़ायदा होगा और इससे फिर हमारा जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी, और इसके मुकाबले इसके नतीजे में जो हमारे जो बिजली के बिल हैं उसमें भी कुछ रुपए की कीमत में कम हो सकती है। टेक एंड पे पेमेंट्स वाला जो मॉडल है, आप उसे किस तरह समझते हैं कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स से बेहतर है, बराबर है जिन मुल्कों में किया जाता है? दोनों सिस्टम्स के अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, अगर आप थिंकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई इन्वेस्टर आएगा और उसको ये गारंटी नहीं होगी कि जब वो बिजली बनाएगा तो बिजली कोई पाकिस्तान में ख़रीदेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको ये गारंटी दे दी थी हमारी सारी पावर पॉलिसीज़ के अंदर कि जी आप आए, बिजली बनाए, हम आपसे लाजमी ख़रीदेंगे। तो अगर ये इसके बजाय ओपन कर दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो बहरहाल अपनी जगह, उसमें ग्रोथ भी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो बिजली के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी चाहिए बिजली, हर जगह चाहिए बिजली। तो उस सेंस में तो ये उनकी एक रिक्वायरमेंट बनती है। तो अगर हम स्विच करते हैं फ्रॉम टेक और पे टू टेक एंड पे, तो फिर भी मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स के लिए एक ये उसमें रहेगी, एक अट्रैक्शन रहेगी एज लॉन्ग एज दे कैन सेल इलेक्ट्रिसिटी। लाजमी तो गवर्नमेंट ले ही लेगी सर, लेकिन वो फिर लॉसेस जो होंगे, वो कैपेसिटी उतनी ज़रूरत तो नहीं होती उसकी जितनी वो ख़रीद लेते हैं, तो फिर जो बोझ होगा वो तो आवाम पे ही होगा। जी, अगर तो देखें ना, अगर तो हमारे लॉसेस कम हम कर सके, हम जो गवर्नमेंट ने के इदारों ने जो खुद से पेमेंट्स करनी है वो वक्त पे हो, तो फिर ये जो IPPs हैं जिनमें IPPs भी हैं और बाय द वे जो गवर्नमेंट की अपनी जनरेशन कंपनीज हैं वो भी हैं, तो जेनकोस भी है, तो उनको फ़ायदा होगा और उसके मुकाबले में फिर वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। सो जब तक कि हम इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करते उस वक्त तक हम फिर जो पब्लिक वेलफेयर के हवाले से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके अलावा सर IPPs जो है, आप और मैं और बाकी सारे तो उन्हें अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन बाकी जो लोग जो आम आवाम हैं वो उसे एक थ्रेट की तरह से देखते हैं कि ये बस आ जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज जहाँ भी आएंगी, IPPs ख़ास तौर पे वहाँ जो है ये प्राइस हाइक्स करेंगे, जबकि नेपरा करता है प्राइस हाइक्स, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं ये IPP ने बीच में एग्रीमेंट्स की हैं, क्योंकि देखा यही जाता है कि, और बहुत दफ़ा होता भी ऐसे है कि IPPs जो हैं वो रेट्स जो होते हैं वो हाई अपने बताते हैं, बीच में भी ओवर एस्टिमेशन बता देते हैं वो कि OM कॉस्ट जो हमारी थी वो ज़्यादा हो गई थी। बहुत दफ़ा केसेस भी ऐसे निकले हैं। IPPs जो फिर आ रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं फिर पाकिस्तान में, तो ये कंज्यूमर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो हैं, वो इन IPPs को किस तरीके से, किस नज़र से देखें? एक तो ये कि ये एक बदकिस्मती है हमारी कि हमने एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिस्कोर्स को पॉलिटिक्स की नज़र कर रहे हैं,
और उसमें हमारी सियासी जमातें हैं, सियासी लीडर्स हैं जो ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर ही सारे मसले का एक जड़ है। दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेके आता है, वो जॉब्स क्रिएट करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो ग्रोथ, वो इनोवेशन वो लेके आता है। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमने क्रिएट किया है आईपीपीज़ के ख़िलाफ़, जो कि गलत चीज़ है। हमें उनको एक पार्ट ऑफ बिजनेस समझना चाहिए। लेकिन जहाँ पर वो नेपरा का प्रोसेस का ताल्लुक है, तो वो तो जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है टैरिफ डिटर्मिनेशन का, वो उसी को फॉलो करेंगे। नेपरा इज़ अ रेगुलेटर, नेपरा इज़ नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो और वो टैरिफ डिटर्मिन करने से पहले जब इनको लाइसेंस मिलता है, जब ये पावर परचेज एग्रीमेंट बनाते हैं शुरू में, जब इन्वेस्टमेंट के वक्त, तो वो अपना कॉस्ट डिक्लेयर करते हैं, अपनी फ्यूल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, जो वो कैपिटल ले के आ रहे हैं उस कैपिटल को रेज़ करने की तो हर चीज़ उस टैरिफ में चली आती है। और गवर्नमेंट फिर ये कहती है कि जी हम उस टैरिफ के ऊपर आपको इतना रिटर्न दे देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम है, अगर हम इसको रीविज़िट करना चाहें और आप इसको फ्यूचरिस्टिकली देखना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को ये रिटर्न की गारंटीज़ नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट ये तो गारंटी दे सकती है कि हम आपको लाइसेंस देंगे, आप बिजली बनाएं, हम आपसे बिजली लेंगे, या हम आपसे मार्केट परचेज़ करेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट उनको गारंटी देती है तो वो एक तरह के बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो उसमें से रिस्क निकल जाता है। तो जब रिस्क निकल जाएगा तो फिर जाहिर है फिर उनके लिए एक इंसेंटिव टू कम्पीट, इंसेंटिव टू इम्प्रूव, वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहाँ से फ्यूल सस्ता ख़रीदना है, कहाँ से महंगा ख़रीदना, उनके लिए ये चीज़ बेमानी है। अगर गवर्नमेंट ने उनको गारंटीज़ दी हुई है कि जी आपने 15% या 17% या 20% हम आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर एक्विटी वो दे देंगे, तो फिर तो ये बिज़नेस ना हुआ, फिर तो ये बॉन्ड्स हो गए जो हमने इनको इशू किए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। लेकिन हमें इनको ज़ाहिर है अब हम चूँकि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो हमें इसी फ्रेमवर्क में रहकर ही हम इनको बेहतर कर सकते हैं। उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स भी जो हैं वो भी बढ़े हैं, और एट्रीब्यूट यही किया जाता है कि ये आईपीपीज़ की वजह से बढ़े हैं। तो कहीं तो बात है कि आईपीपीज़ जो है वो, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर है भी ऐसा ना सर कि आईपीपीज़ जहाँ होंगे, प्राइवेट कंपनीज जाएंगे, वहाँ थोड़ी बहुत तो मोनोपलीज चलेंगी वहाँ। इसमें कोई मोनोपली नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 25-26 के करीब आईपीपीज़ हैं, शायद ज़्यादा हैं। और हमारा जो पावर सेक्टर की जो जनरेशन है वो उसमें जेनकोस भी हैं, उसमें आईपीपीज़ भी हैं। तो इसमें मोनोपली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कंपटीशन है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट सेंट्रल बायर है, तो बायर की साइड के ऊपर ज़रूर मोनोपली मौजूद है, जिसको मोनोप्सनी कहते हैं। तो वो ज़रूर प्रॉब्लमेटिक है, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके जो कॉस्ट्स हैं वो क्यों बढ़ रही है, कॉस्ट की हमने पहले बात कर ली है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो कॉस्ट तो उन फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है। और एक असूली चीज़ ये है कि हम अब सब्सिडीज़ नहीं दे सकते हैं, हमें कॉस्ट को कम लेके आना है। इस वक्त जो फार्मूला है वो ये है कि डिस्कोज़ की जो भी कॉस्ट आए उसके अंदर उनकी, चाहे वो लोग भर्ती कर रहे हैं, वो एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, वो कॉस्ट भी उसके अंदर बिल्ट हो जाती है। तो हमारा जो टैरिफ है वो कॉस्ट प्लस टैरिफ है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल है। जैसे मैंने कहा ना, ये एनर्जी गवर्नेंस का इशू है जिसको कि बहुत थॉरली रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमने इन्वेस्टमेंट तो इसमें लेके आए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ हमें इन गवर्नेंस की चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका अंतर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है सही तरीके से प्लेस, और अगर इन प्लेस है भी तो वो बहुत जगह जो है वो वेग है, बहुत जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता, सिर्फ थ्योरी में है, प्रैक्टिस में नहीं है। क्या तो उसके अलावा सर आईपीपी से ज़रा थोड़ा हट के हम एमएनसीज़ की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एमएनसीज़ हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से, बाकी मुल्कों से भी। रीज़न्स वो ये वजूहत वो ये इस तरह की देते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेसेस की जो ऑपरेशन कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं पैदा होता अपना बिजनेसेस ऑपरेट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए ऑपरेशंस को। तो लोग तो हमेशा ये कह रहे होते हैं एमएनसीज़ आए, यहाँ आए। गवर्नमेंट भी आजकल सऊदी अरेबिया और बाकी जो ममालिक हैं उनसे बात, चाइना से बात चल रही है, सऊदी अरेबिया से बात चल रही है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़
जो है पाकिस्तान वो अवेलेबल है उन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर वो जिस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं और बाकी चीज़ें जो है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो देखिए, जो MNCs का हमारा जो इस वक्त मसला आ रहा है वो एक काफ़ी तशवीश के बायस है। अगर पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में बिजनेसेस इन्वेस्ट करने के बजाय उसको एग्जिट करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिल्कुल अब अनरिलायबल हो गया। पिछले 2-3 सालों में जो बड़े फैक्टर्स इसके हुए जिसकी वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, उसमें एक तो ये हुआ कि हमने उनके प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के ऊपर पाबंदी लगाई। जब हमने डॉलर एक्सचेंज 2022 में मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे, तो उनका ये ख्याल था कि हम डॉलर को कंट्रोल करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर बनाएंगे। ये हमारे हर वज़ीर ख़जाना का ख्याल होता है, उन्होंने भी ऐसा किया। वो अपने शॉर्ट टर्म मकासद में कामयाब रहे और लॉन्ग टर्म उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुँचाया। और दूसरा जो उनका पॉलिसी का जो था वो इम्पोर्ट कंट्रोल्स थे कि जी हम इंपोर्ट के ऊपर रैशन कर देंगे, इंपोर्ट कंट्रोल कर देंगे, बंद कर देंगे और हम वो कर लेंगे। सो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उससे इम्प्रूव हो गया, हमने कोई 8-10 बिलियन डॉलर उससे बचा लिए, लेकिन उसकी वजह से हमने अपने जो MNCs हैं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा शैटर किया। जब एक MNC अपने प्रॉफिट को वापस नहीं लेके जा सकती है स्टेट बैंक की रेगुलेशन की वजह से, वो LC नहीं खोल सकती है, वो इम्पोर्ट नहीं कर सकती है, या MNC को छोड़ें, या पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो या मैन्युफैक्चरर्स वो नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर है वो नहीं इसमें आगे नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट रुक गई है और फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो एग्ज़िट करें। लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपको बात बताऊँ कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। अगर एक कंपनी है, लेट्स से कोई बड़ी बेवरेज कंपनी है पाकिस्तान में, और उनके ओवर अ फ्यू डेकेड्स उनके एसेट्स डेवलप हुए हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुए हैं, उनके नेटवर्क डेवलप हुआ है, उनका एक मार्केट डेवलप हुई है, तो वो यहाँ से सब कुछ गायब नहीं हो सकता। इन दैट सेंस कैपिटल इज़ नॉट मोबाइल, so because now you are fixed in that country, so yes it is possible कि आप फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन ये ओवर द ईयर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है। तो ये तो, और वो ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड है। हम जो हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट शेयर लेते हैं, वो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इसकी वजह से वाइल वी शुड बी कंसर्न कि हमारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं इन वजूहात की वजह से जो मैंने पहले हाईलाइट किए। We should not be over worried, I think, from this point of view, क्योंकि they are here. होता ही है practically कि owners of the firms may change. हो सकता है कि उनकी जगह कोई local firms आ जाएंगी, या अगर कोई USA से कोई इन्वेस्टर आया हुआ है, EU से आया हुआ है, उसकी जगह मिडल ईस्ट से आ जाएगा, और ये हो भी रहा है। सो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि चलें कि अगर हमें और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल हमें आपने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। टैक्सेस आर स्टिल हाई। हमारे जो सुपर टैक्स है उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने तो ये कह दिया है कि जी जो भी 100 मिलियन रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसके ऊपर हम सुपर टैक्स लगा देंगे, और जितना जितना प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करते जाएंगे उतना उतना टैक्स होता जाएगा, विच इज़ अटर नॉनसेंस। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो इनकरेज करना चाहिए कि जी आप पैसे कमाएँ और हम आपको ठीक है टैक्स करेंगे, लेकिन एक रीज़नेबल हद तक करेंगे। सो हाई टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन, फिर ये जो हमारी डिस्टॉर्शंस है विद इन टैक्सेशन, हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, हमारा जो एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ हैं, ये सारे डेट्रीमेंटल हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें तो ये जो प्राइवेटाइजेशन स्कीम है जो अभी हुकूमत चला रही है, उसके साथ साथ उन्हें फिर टैक्स रिफॉर्म्स भी करने चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म जैसे आप कह रहे हैं देखना चाह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान के लिए, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक नाम निहाद ताजिर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जो फेल हो गई। कोई होमवर्क नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की, कोई उन्होंने कंसल्ट नहीं किया थिंक टैंक्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, या बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। अभी रिसेंटली पाइड और प्राइम ने मिलकर एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बनाया, और उसके अंदर हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम मुतबादिल को तजवीज़ किया, जिसमें टैक्स टैरिफ को हमने किया है कि इसको कैसे सिटीज़न फ्रेंडली बनाए, बिज़नेस फ्रेंडली बनाए, ताकि रिफॉर्म्स भी हों
साथ साथ ग्रोथ भी आए। सो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप रिफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो लिहाजा हमें वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही। यार हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कह रहे हैं कि ये जो IMF का 7 बिलियन का प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम होगा जब पाकिस्तान लेगा। तो आप समझते हैं कि यह आखिरी होगा, और अगर होगा तो ये जो 7 बिलियन है कैसे जो है जब जैसे इसकी डिस्पर्समेंट हो जाएगी तो ये कैसे की जाएगी? जब IMF का प्रोग्राम जब भी आता है, एक तो ये कि हम पहले बहुत दफ़ा कहानी सुन चुके हैं। अब पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके बाद होता है कि जब प्रोग्राम आता है उसके बाद हम 6 महीने के लिए थोड़ा सीरियसली होते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, और उसके बाद जैसे ही हमारी कुछ मैक्रो की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अभी भी देखें ना क्या हो रहा है, एक आयरनी है। हम तो पहले IMF प्रोग्राम में थे, IMF के प्रोग्राम को हमने थोड़ा इम्प्लीमेंट भी किया, उससे हमारी चीज़ें भी थोड़ा बेहतर हुई, लेकिन बजाय ये कि हम उसको इम्प्रूव करते हमने लोगों को मुफ्त बिजली देना शुरू कर दी, हमने सब्सिडीज़ देना शुरू कर दी, और आज ही खबर आई है कि अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि वो विड्रॉ करेगी सब्सिडी। सो IMF का प्रोग्राम को हमें सीरियसली नहीं लेते हैं, 25वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल लीडरशिप इत्तेफाक करे, जिसकी वजह से फिर हमें एक ही प्रोग्राम या एक ही तरह के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें IMF का भी एक प्रॉब्लम है, और अब इंक्रीजिंगली लोग ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जो फिस्कल रिस्क का सामना है, जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना है, उसमें डोमेस्टिक पॉलिसी का बहुत रोल है, लेकिन साथ साथ हमारी जो IMF की पॉलिसी है, यानी उस लिहाज से कि कुछ चीज़ों के ऊपर प्रॉबेबली हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हमें शायद उतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमें फिर भी प्रोग्राम्स बन जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से अब डार साहब ने भी कहा कि जियो पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। सो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि बाज़ दफ़ा हम इकनॉमिक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो उस इकनॉमिक प्रोग्राम के अंदर दूसरे फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। तो आई होप कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सीरियसली लें, और इस चीज़ को सिर्फ इस तरह न लें। जब आप IMF का प्रोग्राम आता है, लेट्स से अगर $7 बिलियन का प्रोग्राम आता है, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, बोर्ड की अप्रूवल की हम वेट कर रहे हैं, तो यूजुअली तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिले है लेकिन हो जाएगा, उसमें कुछ एक्सटर्नल पेमेंट के हम वेट कर रहे हैं। तो वो हमारा बेसिकली फॉरेक्स को सपोर्ट करता है, यानी हमारा इन पैसों से हम कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते, इन पैसों से हम कोई ख़र्चा नहीं कर सकते, ये हमारे सिर्फ स्टेट बैंक के अकाउंट में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स ज़रा बीफ अप होता है। उसकी वजह से हमारा एक तो स्टेबिलिटी आती है एक्सचेंज रेट के अंदर, दूसरा एक सिग्नल जाता है इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट को और इन्वेस्टर्स को कि देयर इज़ सम डिग्री ऑफ डिसिप्लिन इन दिस कंट्री। ऑल्दो फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि ओवर द ईयर्स इस सिग्नल की जो सिग्नल का कॉन्फिडेंस है या सिग्नल की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम हो गई। अब ऐसे मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, जो IMF बहुत जा रहे हैं, और तो ये कोई फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान आपका। तो नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की IMF के प्रोग्राम की। जो तवक्को है कि अक्टूबर में एजेंडा जो है वो बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो बैठ के इस पे अप्रूवल करते हैं। ये कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इस पे अभी बात जारी रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं रह सकता कि पाकिस्तान जिसने इतने प्रोग्राम्स रखे हों IMF के साथ बार बार वो ये कहे कि वो ये अब आखिरी प्रोग्राम रहेगा, जबकि अभी तक कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे बोला गया है प्राइवेटाइजेशन स्कीम में और टैरिफ स्ट्रक्चर में और टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसे कोई रिफॉर्म्स नहीं आए जिससे ये साबित हो कि अब जो है पाकिस्तान को और लोन्स की ज़रूरत नहीं पेश होगी। दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़।